तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 5 की। हमें आज पढ़ना है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है उसका साइन कन्वेंशन पढ़ना है। साइन कन्वेंशन में हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि जैसे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाएगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। इमेज की जो मिरर से डिस्टेंस है उसको नेगेटिव कब लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे, फोकल लेंथ कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होगी, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनको हमें एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्सिस के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है मिरर से वो हमें नेगेटिव लेनी होगी या पॉजिटिव लेनी होगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना दिया है। कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। इस तरह से एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में इधर की साइड पॉजिटिव, उधर नेगेटिव होता है। वाई में वर्टिकल साइड जो ऊपर की होती है यहाँ पे पॉजिटिव और इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर को प्लेस करने वाले हैं। तो ये हमने कॉनकेव मिरर को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। कॉनकेव मिरर का जो पोल होता है वो एक्सिस का जो ओरिजिन होता है वहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा इसका यहाँ पर फोकस हो जाएगा और इधर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट जब भी रखना होता है वो हमेशा मिरर के सामने रखना पड़ता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हम इधर की साइड कहीं भी रखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पीछे रखेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पीछे रखने से उसकी इमेज नहीं बन सकती है। मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट आप जब भी मिरर के सामने रखेंगे तो हमेशा आप लेफ़्ट साइड में रखें। ये राइट है, ये लेफ़्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा जाएगा, लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। मान लो हमने बियॉन्ड सी रख दिया। तो ऑब्जेक्ट की जो मिरर से डिस्टेंस होगी वो आप देखिए ज़रा क्या होगी। इधर की साइड एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं। तो ये हमने उधर की साइड कॉन्वेक्स मिरर बना दिया है। कॉन्वेक्स मिरर के सामने भी ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट साइड में रखना पड़ेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी मिरर से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल यू से। ऑब्जेक्ट की जो मिरर से डिस्टेंस होती है इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डिस्टेंस मेज़र करने के लिए पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को लेना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे और यू ऑलवेज़ क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने लेफ़्ट साइड में ही रखा जाएगा। और लेफ़्ट साइड में एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस इधर की साइड पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो यू जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। नीचे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू ऑलवेज़ कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो कभी भी आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेनी होगी तो बेझिझक उसको क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे। उसमें आपको कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बाद आती है इमेज की डिस्टेंस। तो अब हम समझने जा रहे हैं इमेज की डिस्टेंस के बारे में। सबसे पहली बात तो इमेज की जो डिस्टेंस होती है मिरर से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल v से। और इमेज के बारे में देखिए क्या होता है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये तो हमेशा राइट साइड में इमेज बनाता है, या तो अपने फोकस पर बनाता है या फिर पोल और फोकस के बीच में कहीं बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा राइट साइड में बनती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दो केस हैं कॉन्वेक्स मिरर के। इसमें भी इमेज जो है फोकस पर बन रही है और इसमें भी इमेज कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर। तो कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, राइट साइड में बनेगी। तो इतना तो तय है कि कॉन्वेक्स जो मिरर होगा उसमें इमेज राइट साइड में बनेगी और इमेज की डिस्टेंस होती है v। तो कॉन्वेक्स के केस में हम ये कह सकते हैं कि इमेज की जो डिस्टेंस होगी मिरर से, जिसे हम v कहते हैं, वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इमेज डिस्टेंस जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इमेज हमेशा राइट साइड में बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन अगर कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में क्या होता है कि कभी इमेज जो है, इमेज के कुछ केसेस ऐसे थे, करीब 5 केस, जब इमेज लेफ़्ट साइड में बनाता था, रियल और इन्वर्टेड बनाता था। और एक केस ऐसा भी था जब कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता था, जो कि राइट साइड में बनती थी। तो कॉनकेव के केस में क्या होगा कि कभी तो इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव होगी अगर वो इधर बनती है तो, और कभी इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव बनती है अगर वो राइट साइड में होगी तो। कॉनकेव में पक्का नहीं कह सकते,
डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही पास है मिरर के तो इमेज बनेगी बैक साइड में, यानी कि पॉजिटिव होगी। और अगर कहीं पीछे है ऑब्जेक्ट तो इमेज इधर की साइड ही बनेगी। कॉनकेव के वो केसेस एक बार फिर से देखिए। तो कॉनकेव मिरर के ये सारे केसेस हैं। यहाँ पे इमेज लेफ़्ट में बन रही है, इधर भी लेफ़्ट में बन रही है, यहाँ भी लेफ़्ट है, यहाँ भी लेफ़्ट है, और यहाँ पे जब इन्फिनिटी पे जाके बनेगी वो भी लेफ़्ट होगा। केवल यही एक ऐसा केस है जब इमेज राइट में बने। तो जितनी बार भी इमेज लेफ़्ट में बनेगी तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी, और जितनी बार वो राइट में बनेगी उतनी बार इमेज डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो कॉनकेव के केस में मैंने लिख दिया है इमेज डिस्टेंस जो है वो सम टाइम नेगेटिव होगी और सम टाइम क्या होगी, पॉजिटिव। कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव होगी, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इस पर। ऑब्जेक्ट अगर पीछे कहीं रखा है तो इमेज नेगेटिव साइड ही बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मिरर के बहुत पास रखा है फोकस और पोल के बीच में तो इमेज बनेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जो इमेज डिस्टेंस होगी v कॉनकेव के केस में, और आप पक्के तौर पे नहीं कह सकते, कभी कभी तो वो नेगेटिव साइड बनेगी और कभी कभी वो पॉजिटिव साइड बनेगी, यानी कि इमेज डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगी कभी पॉजिटिव होगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में 100% वो राइट साइड में बनेगी, 100% क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये था इमेज डिस्टेंस के बारे में। अब तीसरी चीज़ जो हमें समझनी है, तीसरा जो साइन हमें समझना है वो है फोकल लेंथ का। तो हमने फिर से इन मिरर्स को एक्सिस के ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पर फोकस होता है कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स का फोकस होता है उसके बिहाइंड में, बैक साइड में। और फोकस की जो पोल से डिस्टेंस होती है, ये पोल होता है, फोकस की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसी को फोकल लेंथ कहा जाता है और स्मॉल एफ से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो हमें इस फोकल लेंथ के बारे में बताना है। तो इसको देखकर साफ पता चलता है कि कॉनकेव जो होगा, कॉनकेव मिरर, उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि देखिए लेफ़्ट साइड में इसका फोकस आ रहा है। और जो कॉन्वेक्स है उसमें एक्स एक्सिस पर राइट साइड में फोकस पड़ रहा है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ये काफ़ी आसान था समझना। तो अब हमने तीनों के साइन समझ लिए हैं। U जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, V कॉन्वेक्स में पॉजिटिव रहेगा हमेशा, लेकिन कॉनकेव में डिपेंड करेगा कंडीशन पर। लेकिन F कॉनकेव का हमेशा नेगेटिव रहेगा और कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो उम्मीद है कि साइन कन्वेंशन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए खैर, अब हमारा अगला टॉपिक है मिरर फार्मूला। हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ख़ासतौर से मिरर वाले, उन सब में मिरर फार्मूले का इस्तेमाल होगा। ये मिरर फार्मूला होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो अभी जो तीनों चीज़ें हम पढ़ कर आए हैं, जैसे कि U क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। और F क्या होता है, फोकल लेंथ। तो ये जो तीनों चीज़ें हम पढ़कर आए हैं, इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसी को मिरर फार्मूला कहा जाता है। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि द रिलेशनशिप बिटवीन u, v एंड f इज़ गिवन बाय मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता क्या है, u, v और f के बीच का एक रिलेशनशिप होती है। आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो मैग्नीफिकेशन होता है ये हमें बताता किस बात के बारे में। तो यहाँ पर इन केसेस को दोबारा से देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज बहुत ही ज़्यादा छोटी बनी थी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। यहाँ पर भी देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है, छोटी है। तो मैग्नीफिकेशन हमें ये बताता है कि ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी बनी है। ये ऑब्जेक्ट की हाफ साइज़ की अगर बनी होगी तो मैग्नीफिकेशन जो है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर ये बड़ी बनती, ऑब्जेक्ट से दुगने साइज़ की बनती, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, डबल हो जाता। अगर ये इमेज यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट के बराबर साइज़ की बननी है, देखो जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ है, तो इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो मैग्नीफिकेशन हमें बताता है कि इमेज का जो साइज़ है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना है, उसका आधा है, उसका 1/4 है, उसका डबल है, उसका 2/5 टाइम है, या फिर कितना गुना है। तो मैग्नीफिकेशन हमें ये बताएगा कि इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उसका कितने टाइम से कितने गुना है। ठीक है, यहाँ पर देखो इमेज बड़ी हो गई, तो हो सकता है कि ये इमेज ऑब्जेक्ट से 1.5 गुना बड़ी हो, 1.5 टाइम। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन
हमें ये बताएगा कि इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना है, डबल है, ट्रिपल है, आधा है या फिर क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन लिख दी है। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स गिव द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मैग्नीफाइड। कितने एक्सटेंट तक इमेज को मैग्नीफाइड किया गया है ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में, मतलब ऑब्जेक्ट से दुगने साइज़ का कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट से दुगने साइज़ का मैग्नीफाइड किया है मिरर ने इमेज को, या फिर उसके आधे साइज़ का किया है, या फिर कितने साइज़ का किया है, ये हमें पता चलेगा किससे, मैग्नीफिकेशन से। तो हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो होता है। इमेज की हाइट को h डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट को h से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, m इज़ टू माइनस का v/u। तो मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो हमें मिल गई है। हमें ये पता चल गया कि मैग्नीफिकेशन होता क्या है। कोई भी मिरर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी बनाएगा या छोटी बनाएगा, ये पता चलता है मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफिकेशन इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो होता है। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हम v और u वाला ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, m इज़ टू माइनस का v/u। अब ये जो मैग्नीफिकेशन होता है ये हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको देखते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ से या फिर यहाँ से सॉल्व करने के बाद मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो हमें क्या पता चलेगा, इमेज का जो नेचर है उसके बारे में पता चलेगा। इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और इसी तरह से अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया सॉल्व करने के बाद इस फार्मूले से या फिर उस फार्मूले से, तो इमेज का साइज़ होगा इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये याद रखिएगा, जब भी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके अलावा आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। ये देखिए, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपकी इमेज ऊपर को बनती है, रे डायग्राम बनाते समय ऐसा होता है कि इमेज ऊपर को बन रही है, तो जो उसकी हाइट आएगी इमेज की वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इमेज की हाइट को हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो जो उसकी हाइट होगी h डैश वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इस तरह से भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैग्नीफिकेशन के बारे में हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब ये देखते हैं कि किस टाइप के सवाल मैग्नीफिकेशन के बारे में हमसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम में लिखा हुआ आया कि मैग्नीफिकेशन जो है वो प्लस का 2 है, तो इससे हमें क्या क्या पता चलेगा इमेज के बारे में। सबसे पहली बात तो क्योंकि ये प्लस है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चलेगी, क्योंकि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरा, ये जो नंबर है 2, इससे ये पता चलता है कि इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ का क्या होगा, डबल होगा। तो अगर हमें m इज़ टू 2 दे रखा है प्लस का, तो इससे दो चीज़ें पता चलेंगी। एक तो इमेज का नेचर पता चलेगा कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट है क्योंकि उसका साइन पॉजिटिव है। दूसरा, हमें ये पता चलेगा कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की क्या होगी, डबल होगी। और यही मैग्नीफिकेशन, अगर मान लो यहाँ पे माइनस का 2 लिखा होता तो बस ये चीज़ बदल जाती, नेचर ऑफ इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड हो जाता। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। अब मान लो हमें एग्ज़ाम में दे दिया m इज़ टू माइनस का 1/2, तो -1/2, पहली बात तो माइनस साइन हमें क्या बताएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये हमें इमेज का नेचर बताएगा। इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेगेटिव साइन ने तो हमें ये बताया कि इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। 1/2 हमें क्या बता रहा है, 1/2 का मतलब हुआ हाफ, तो इसका मतलब इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की कितनी होगी, आधी होगी। तो हाफ अगर आएगा मैग्नीफिकेशन, तो इससे ये पता चलेगा कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की क्या है, हाफ है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी दिया जा सकता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी जा सकती है, ऐसे दे देंगे कि 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है और मैग्नीफिकेशन दे देंगे -1/2। पूछ लेंगे कि इमेज की हाइट बताओ, तो आपने जैसे ही देखा कि मैग्नीफिकेशन हाफ है, तो इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की क्या होगी, आधी होगी, यानी कि इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे किसी भी तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं। अब तीसरा केस देखते हैं जो सबसे स्पेशल है। ये वाला केस सबसे स्पेशल है और सबसे ज़्यादा सवाल इसी के बारे में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
पहली बात तो नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि नेचर ऑफ इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ये जो 1 है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बताएगा कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। आपको एग्ज़ाम में ऐसे दे दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन दे दिया जाएगा 1, तो बताओ इमेज की हाइट कितनी होगी, तो आप कहोगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैग्नीफिकेशन 1 होने का मतलब यही होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल होती है। अगर हम यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकालते भी हैं तो देखिए क्या होगा, एच डैश अपॉन एच मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है, एच डैश की जगह 5 और एच की जगह भी 5 और कट के कितना आ जाएगा 1। तो मैग्नीफिकेशन का 1 आना ये साबित करता है कि ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट क्या है, सेम है। इसके बारे में जो सबसे अच्छा सवाल अब तक पूछा गया है बोर्ड के पेपर में वो इस तरह से आता है कि मैग्नीफिकेशन माइनस का 1 है तो बताओ ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर के सामने कहाँ रखा हुआ है। तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है कॉनकेव मिरर के सामने तभी ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट इक्वल होती है। आप उसे एक बार देख लीजिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, यही वो स्पेशल केस है जिसमें ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट क्या है, सेम, और इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, 1 आएगा और माइनस का 1 आएगा क्योंकि इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि हमें मैग्नीफिकेशन 1 मिले या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल मिले। तो मैग्नीफिकेशन के बारे में जो भी नॉलेज मैं आपको दे सकता था मैक्सिमम वो मैंने दे दी है। उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। चलिए खैर, तो अभी हमने मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन ये सब समझ लिया है, पूरा पेज ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगले पेज पर एग्जाम्पल 10.1 और 10.2 है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको खुद ही करने पड़ेंगे। मैं आपको सेम इनके जैसे ही जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो करके दिखाता हूँ। तो अभी हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना मिरर के ऊपर बेस्ड हैं। ये देखिए ज़रा, मिरर, और यहाँ पर ये मैग्नीफिकेशन का जो सवाल था, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज़ +1, ये आप खुद कर सकते हैं आसानी से। मैग्नीफिकेशन अगर 1 आएगा तो इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ इक्वल है, और प्लस आ रहा है तो इसका मतलब इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसको आप खुद ही निपटाइएगा। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बाद 14 और उसके बाद 15। ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे और इसके बाद आप उन एग्जाम्पल्स को ईजिली खुद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 को करने जा रहे हैं। चलिए घर, तो समझना शुरू करते हैं मिरर फार्मूला पर बेस्ड पहला न्यूमेरिकल। ये एक्सरसाइज का 12वां सवाल है। एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है, ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है मिरर से, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, u से। और u हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, और u होता है ऑलवेज नेगेटिव। तो ये जो साइन यहाँ पर लगेंगे ना, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u कहते हैं, इमेज की डिस्टेंस को v कहते हैं, फोकल लेंथ को f कहते हैं। u हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, चाहे कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, स्मॉल f से इसको रिप्रेजेंट करेंगे 15 सेंटीमीटर। हमने ये पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो 2 चीज़ें हमें दे रखी हैं। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमें इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। तो जब भी आपको इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है तो समझो इमेज की मिरर से दूरी निकालनी है, यानी कि आपको फाइंड करना है v। इसके अलावा जब भी आपको नेचर निकालना हो तो समझ जाइए कि आपको मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव साइन है अगर, तो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो v और m 2 चीज़ें हमें निकालनी है। तो v निकालने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों में जो रिलेशन होता है, यानी कि मिरर फार्मूला, उसका इस्तेमाल करेंगे। मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट की जाएंगी। 1/f की जगह आएगा 15, v की जगह पर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, u की जगह पर आएगा -10। तो 1/15 ऐसे ही रहेगा, 1/v, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/10।
इसके बाद ये जो माइनस का 1/10 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/10, और वहाँ पर रह जाएगा 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि 30 आ जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 30 आ जाएगा, उधर की साइड रह जाएगा 1/v। ठीक है, 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30, तो कुल मिला के 5/30 इज इक्वल टू 1/v। 5 से 6 टाइम कैंसिल, ऊपर रह जाएगा 1, तो इससे पता चलेगा कि v जो है वो कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज जो बनेगी वो मिरर से 6 सेंटीमीटर दूर बनेगी। अब हमें ये देखना है आगे बनेगी या पीछे बनेगी। वैसे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर के हमेशा राइट साइड में इमेज बनती है, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनती है, पीछे की साइड, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये आपने कई बार देख रखा है। तो हम लिखेंगे कि इमेज की जो पोजीशन होगी वो मिरर के पीछे होगी। अगर मान लो v नेगेटिव आता है तो आप बोलते हैं कि इमेज की पोजीशन होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के सामने की तरफ लेफ्ट साइड में। तो ये सारी डिटेल्स हम बाद में लिखेंगे। अभी हमने इमेज की पोजीशन पता लगा ली, अभी हम इमेज का नेचर पता लगाने के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस का v/u। तो वैल्यूज़ पुट की जाएंगी, v की जगह जो अभी निकाला हमने वो रखेंगे, और u की जगह आएगा माइनस का 10। वैसे तो इमेज का जो नेचर है ना हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का जो नेचर होता है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। एक बार देख लो, ये देखिए ज़रा, कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केस हैं, दोनों में इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो हमेशा नेचर कैसा आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं ना कि मैग्नीफिकेशन की मदद से भी एक पता लगा सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो मैग्नीफिकेशन आ चुका है 3/5, m इज इक्वल टू 3/5 आ चुका है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज की पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर 6 सेंटीमीटर, और इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मैग्नीफिकेशन आया है पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो भी चीज़ें हमने निकाली हैं उनको लिख दिया है। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे तो इन चीज़ों की हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी और सब कुछ हमारी समझ में आ जाएगा। फिलहाल उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे, बाकी देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप जो पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि आगे का भी आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। थैंक यू।